403 तैयारी हो, 403 हम तैयारी करें तो कितनी होगी? 806। तो सोचिए बीजेपी हराने के लिए डबल तैयारी चल रही है। और बराबर की भागीदारी हिस्सेदारी चाहिए। इससे काम पे कोई बात हम समझौता नहीं करेंगे। इंडी गठबंधन धोखा है, ये सत्ता के लोभ लालच से बनाए गठबंधन है और इनका कोई वैचारिक आधार नहीं है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें जुदा होती हुई दिखाई दे रही हैं और इसके पीछे 2024 की अप्रत्याशित जीत एक वजह हो सकती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा दोनों को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली और यूपी में एक तरह से बीजेपी के लिए संकट की स्थिति पैदा हो गई। अब इसी जीत ने कांग्रेस और सपा दोनों के कार्यकर्ताओं को अति उत्साहित कर दिया है। कांग्रेस को लगता है कि लोकसभा चुनाव में यह जीत उसे राहुल के करिश्माई नेतृत्व में मिली है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो पीडीए की मुहिम चलाई गई, यह उसका चमत्कार है। संविधान और आरक्षण बचाने की मुहिम को जनता ने जबरदस्त समर्थन दिया। अब दोनों पार्टियों के बीच यही आत्मविश्वास दूरियां भी पैदा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अविनाश पांडे को हटाकर उनकी जगह पर राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। दलित चेहरे पर दांव लगाकर कांग्रेस ने अपनी पुरानी स्थिति में लौटने का सपना देखा है, जिसमें दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम ये कॉम्बिनेशन कांग्रेस के लिए करिश्माई पहले भी रहा है, फिर हो सकता है। इस बात की उम्मीद है पार्टी को। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने लखनऊ आते ही पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला, आधी सीटों की डिमांड कर दी। कांग्रेस के सम्मान में यहां तक कह डाला कि एक तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधी सीटों की डिमांड सौदेबाजी की तरह लग रही। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से आधी सीटें मांगने के पीछे और भी कई सियासी कारण हो सकते हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी सपा से गठबंधन बनाए रखने के बजाय अंदर ही अंदर बीएसपी के साथ में कोई प्लान बना रही है। कुछ दिनों पहले यही राजेंद्र पाल गौतम बीएसपी प्रमुख मायावती से मुलाकात करने गए थे। हालांकि उस समय मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद राजेंद्र पाल गौतम का प्रमोशन करके उन्हें यूपी में अविनाश पांडे की जगह बिठा दिया गया। एक तरह से यूपी में अब कांग्रेस पार्टी दलित नेतृत्व के साथ नैया पार लगाने की कोशिश में है। फिलहाल जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, उसको लेकर के राजनीतिक कयास और अटकलें अपनी अपनी तरह से लग रही हैं। दावे अपनी अपनी तरह से मजबूत किए जा रहे हैं, ताकि सीटों की जब खींचतान मचे तो उस समय पर निगोसिएशन अच्छा हो, सौदेबाजी अच्छी हो। चाहिए सबको जीत ही नहीं चाहिए, सबको चाहिए सत्ता। अब सत्ता तक पहुंचने का रास्ता अगर सपा, बसपा, कांग्रेस इनके गठजोड़ से जाता है तो वही ठीक है। अलग अलग स्तरों पर अलग अलग चुनाव में गठबंधन के जो रिजल्ट्स रहे हैं वो हमने देखे, लेकिन 2024 का रिजल्ट 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में काफी अलग दिखाई दिया और जितना असर उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर पड़ा, उसी का असर सीधे सीधे केंद्र पर भी दिखाई दिया। यानी जो 40-42 सीटें उत्तर प्रदेश से गईं लोकसभा की बीजेपी के हाथ से, वही 40-42 सीटें वहां केंद्र में उसे कम पड़ गई। अब इन सीटों को अगर आप 4 से गुणा कर लें तो लगभग 160-180 तक का आंकड़ा पहुंच जाता है। बीएसपी अगर इसमें जुड़ जाती है, वोट बैंक का ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो उस लिहाज से 202 के पार एक गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। ऐसा कांग्रेस और अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी दोनों को लग रहा है। इसमें मायावती आ जाती हैं तो तीनों। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सियासत का दौर वापस लौटने को है, और जिस तरीके से गठबंधन की सरकारें चली हैं उसमें जिस तरीके की खींचतान अभी मच गई है, वो आगे की परिणति क्या तय करेगी। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण बयान। 403 ले लो, 403 तैयारी हो, 403 हम तैयारी करें तो कितनी होगी? 806।
तो सोचिए बीजेपी को हराने के लिए डबल तैयारी चल रही है। इसमें क्या खराब बात है? इसमें क्या बुरा लग रहा है आपको? देखिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व तो बहुत जल्दी बैठेगा, इस मुद्दे में बात करेगा, लेकिन हमें बराबर का सम्मान और बराबर की भागीदारी, हिस्सेदारी चाहिए। इससे कम पे कोई बात हम समझौता नहीं करेंगे। देखिए, बहुत जल्दी सपा का शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठ के बात करेगा और बहुत जल्दी आपके सामने सारा हम खुलासा करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रारंभ से इस बात कहती आई है, ये इंडी गठबंधन धोखा है, ये सत्ता के लोभ लालच में बना एक गठबंधन है और इनका कोई वैचारिक आधार नहीं है, इसलिए ये कभी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जिस तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव में 6-8 महीने बाकी हैं, ये भी एक विचार चल रहा है कि क्या चुनाव बजाय इसके कि मार्च अप्रैल में हो, उससे पहले भी हो सकते हैं। तो उस लिहाज से ये स्थिति बता रही है कि सभी दल अपनी अपनी तरीके से चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं और अपना अपना क्लेम बढ़ाने पर लगे हुए हैं। आज इस चर्चा में हमारे साथ दीपक सोनकर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में रत्ना पांडे जी जुड़ेंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता। शौर्या सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। दिनेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजा रिजवी साहब हमारे साथ में जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम इन सभी लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आधी सीटों का जो मसौदा जिस तरीके का रखा गया है सामने जनता के और पार्टियों के बीच में, इसका इम्पैक्ट उनके कार्यकर्ताओं पर कितना और किस तरीके से प्रभाव डालेगा, किस तरीके की स्थितियां चुनाव के समय पर बनती हुई दिखाई देंगी, ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प मामला है। सबसे पहले हम शौर्या सिंह के पास ही चलते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शौर्या जी, आपने जो भी सेटिंग की है लाइट्स की, उसमें चेहरा आपका थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहें तो लाइट्स का इंतज़ाम बेहतर कर लेंगी तो चेहरे की चमक और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल मेरा चमकता हुआ ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना खम ठोंका है कि हमको कम से कम आधी सीटें चाहिए, हम बराबरी की बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी के भीतर अखिलेश यादव जी ने भी हालांकि कही दिया है कि 403 वो करे, 403 हम करें, मतलब राहें अलग अलग हो गई। इसका एक मतलब तो यही है कि गठबंधन हो नहीं पाएगा फिर इस तरीके की अगर स्थिति बनेगी। दूसरी चीज यह है कि अगर गठबंधन होना है तो फिर सिस्टम समाजवादी पार्टी का चलेगा। तो समाजवादी पार्टी क्या चाहती है, अंदर कार्यकर्ता क्या चाहते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी इस डिबेट में बैठाने के लिए। और मानती हूँ, क्षमा चाहूंगी कि लाइटिंग की थोड़ी सी व्यवस्था जो है आज डगमगाई हुई है क्योंकि थोड़ा सा बाहर थी। बट आपका डिबेट में कोई भी छोड़ती नहीं हूँ। मैं आपके सवालों से बहुत वाकिफ भी होती हूँ, बहुत खुश भी होती हूँ जिस तरीके से आप सवाल पूछते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा राय इस जो मुद्दा ये चल रहा है उस पर सीधे सीधे ये आता है कि देखिए, जिस तरीके से 2024 के इलेक्शंस में इंडिया गठबंधन ने मैं कहती हूँ कि अपने रिजल्ट्स रखे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल करके हमने 2024 में, क्योंकि 24 के इलेक्शंस में डोर टू डोर कैंपेनिंग मैंने खुद भी की है, तो मैंने उस समय भी ये देखा कि हम दोनों पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे लोग मिलकर के बहुत अच्छे से सबने अपना प्रदर्शन किया। और मैं ये समझती हूँ कि आने वाले समय में जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव सेट किया था कि हमारा देश खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, तो वाकई मैं समझती हूँ कि अब खतरे में है। तो अब हमारे भारत देश पे से और उत्तर प्रदेश पे से खतरा हटाने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से एक होकर के काम कर रही है, मैं ये समझती हूँ कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 27 में हम इनको हटा करके अपनी सरकार बनाएं और बहुत अच्छे दमखम से सरकार बनाएं ताकि सीटें जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व बैठ करके आपस में डिवाइड करेगी, भाई
जिस भी विधानसभा में जिसका प्रत्याशी ज्यादा प्रभावशाली है, अच्छा है, उसको टिकट मिलना चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, और उसको मिले टिकट जो वहां पे जीत सुनिश्चित कर सकता है। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर भी ये मतभेद आनी चाहिए कि मुझे अपना प्रत्याशी वहां रखना है। किसी भी विधानसभा में हमें डिसाइड ये करना चाहिए कि कौन वहां पे हमें जीत दिला सकता है, क्योंकि 27 का जो इलेक्शन है वो इस समय इतिहास में लिखा जाएगा। और इस इलेक्शन को सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य देश भी बैठ करके एक कहते हैं ना कि गिद्ध की नजरों से देख रहा है कि आखिर 27 के यहाँ पे रिजल्ट्स होने क्या वाले हैं। और अगर हमको अपना देश बचाना है, उत्तर प्रदेश बचाना है, तो हमको भारतीय जनता पार्टी के कूटनीतियों से लड़ने के लिए इकट्ठा होकर के, एक होकर के और फैसले लेने पड़ेंगे। और आपस में बहुत अच्छी तरीके से चल के, मैं तो ये चाहूंगी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सुश्री मायावती जी हमारे साथ आए और साथ चले, अपना डर भय जो भी अपना है उसको त्यागें, ताकि एक मजबूती मिले उनकी आवाज को। उनके जो लोग हैं, उनके जो कोर वोटर्स हैं, उनका इंतजार करते हैं कि वो उनके लिए कुछ बोलें। आज जिसको हम कहते हैं पिछड़ा, वंचित, शोषित के ऊपर अत्याचार इतनी चरम पे है, लेकिन वो खामोश बैठी हैं, वो कुछ नहीं कहती हैं। सिर्फ बर्थडे विशेष और एनिवर्सरी विशेष के अलावा बहुत ज्यादा पोस्ट से, उनके कोई भी हैंडल से कोई भी चीजें पोस्ट नहीं होती हैं। तो आज जो लोग उनका अगर इंतजार करते हैं, तो अगर वो हमारे साथ जुड़ती हैं तो पीडीए को बहुत मजबूती मिलती है और सब साथ मिलकर के सरकार बनाने की मुहिम छेड़ सकते हैं। ठीक है, आपने केवल बीजेपी से टकराने का मादा ही नहीं, बल्कि बीजेपी जिस तरीके से नैरेटिव सेट करती है, वो सारे नैरेटिव भी आपने हथिया लिए हैं। आपकी जो पूरी लाइन थी, जो बातचीत थी, उससे समझ में आता है बड़ी जो लाइन थी इसकी, जिसकी वजह से मैं ये बात कह रहा हूं, देश और हिंदू खतरे में है। ये दो चीजें हैं। देश में वैसे हिंदू अपने आप ही आ जाता, लेकिन हिंदू पे आपने ज्यादा इंसिस्ट किया है, तो इस चीज को भी शायद दीपक सोनकर जी गहराई से समझेंगे कि देखिए, राजनीति में ठीक है कि मतलब नकल मार करके बहुत सारी परीक्षाएं लोगों ने पास करी होंगी। बीजेपी के सामने चुनौती भी रही है कि पेपर लीक हो जाता है, लेकिन आपकी आंसर शीट ही उड़ा करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले ले गए हैं। तो सवाल यह है कि आपकी अगर आंसर शीट ही चली गई तो सवाल बचेगा कहां? बीजेपी के सामने जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बीएसपी भी अगर साथ में आती है और यह बात रखें कि देश और हिंदुओं को अगर बचाना है तो बीजेपी को हटाना है, तो मेरे ख्याल से दीपक जी ये लाइन तो अपने आप में बड़ी है ही। देखिए शेखर जी, आपने कहा कि एक बड़ा नैरेटिव है, बड़ा संदेश है और एक आंसर शीट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आंसर शीट तो देश की जनता और प्रदेश की जनता के पास है और उसका आंसर 2014 से लगातार विपक्षी दलों को दे रही है। और वही देश की जनता, प्रदेश की जनता ये जानती है, जो लोग केवल सत्ता की कुर्सी को हासिल करने के लिए, सत्ता की मलाई को चखने के लिए और सत्ता के नाम पर आज अभी गठबंधन की चर्चा शुरू हो, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो और सीटों के बंटवारे को लेकर के आपस में सामंजस्य नहीं बनता हो। कोई दल कितनी सीटों की बात करता है, कोई दल किसी सीटों की बात करता है और अभी से सामंजस्य नहीं बनता है। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से लगातार कह रही है कि ये इंडी गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। कैसा ठगबंधन? जिसे जनता के विकास के मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है, देश की नेतृत्व योजनाओं से इसका कोई लेना देना नहीं है, जनता के हित से इसका कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना है खुद की कुर्सी कैसे मजबूत हो, खुद की सत्ता की मलाई कैसे चख सके, ये उससे इनका लेना देना। आपने पीडीए की बात करी, हमारी बहन है बड़ी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, इन्होंने कहा कि दलितों की बात करी। मैं बहन से यह पूछना चाहता हूं, आदरणीय बहन जी, समाजवादी पार्टी की सरकार में ही
2015 के अंदर दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर क्यों समाजवादी पार्टी लगाती है? 2012 से 17 तक सबसे ज्यादा बाबा साहब के मूर्तियों को, पार्कों को क्यों समाजवादी पार्टी तोड़ती है? 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी बाबा साहब के नाम पर बने हुए पार्कों को, बाबा साहब के नाम पर बने हुए जिलों को, काशी राम जी के नाम पर बने हुए जिलों को क्यों चेंज करती है? क्यों उन महापुरुषों का अपमान करती है? क्यों उन दलितों के अनुयायियों का अपमान करती है? इसका जवाब लगातार जनता पूछ रही है। दूसरी बात, हमारी बहन ने कहा कि बहन जी भी हम लोगों के साथ आना चाहती है, बहन जी भी चर्चा। देखिए, बहन जी ने हमेशा से एक स्टेटमेंट दिया है और बहन जी के जो पार्टी के लोग हैं वो भी यह बात कहते हैं, बहन जी के कार्यकर्ता, बहन जी के पार्टी के कार्यकर्ता वो गेस्ट हाउस कांड जैसी घटना को कभी नहीं भूल पाते। वो कभी नहीं भूल पाते कि इन लोगों ने एक दलित महिला मुख्यमंत्री की हत्या करने की साजिश अगर किसी पार्टी ने करी थी तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने करी थी। तो देखिए, ये जिस प्रकार का आज समाज में वातावरण फैलाने का प्रयास करते हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, जनता बहुत जागरूक है शेखर जी। जनता समझती है कि गरीब कल्याण की योजना किसने जोड़ा है, गरीब के सर पर छत्र किसने दिया है, गरीब को अच्छी सड़क की योजना किसने दी है, गरीब के घर पर राशन पहुंचाने की व्यवस्था किसने की है, और किसने अतीक अहमद जैसे माफिया दिए थे, किसने मुख्तार अंसारी जैसे माफिया दिए थे, किसने मुजफ्फरनगर जैसे दंगा दिए थे, किसने लड़कों में लूट के वातावरण किए थे। अभी मैंने एक बात और, आपने जो चर्चा करी कि देश की बात आई, हिंदुत्व की बात आई, अभी आदरणीय बहन जी को यह भी सोचना चाहिए कि बहन जी उस गठबंधन की बात कर रहे हैं जिस पार्टी के नेतृत्व करने वाले लोग उन्हीं हिंदुओं को अहिंसक बताते हैं और इनकी पार्टी के नेता हमेशा से सनातन परंपरा पर सवाल खड़ा करते हैं, धर्म पर सवाल खड़ा करते हैं, राम परिचय की चौपाइयों पर सवाल खड़ा करते हैं, संतों पर सवाल खड़ा करते हैं, सनातन परंपरा पर सवाल खड़ा करते हैं, लोगों की आस्था पर सवाल खड़ा करते हैं। तब ये हिंदुत्व की बात कहां आ जाती है? जिन्होंने लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के साथ दिया हो, जिन्होंने प्रैक्टिकल दिया हो, आज भी बयान आते हैं, कांग्रेस के बयानों को हम भूल जाते हैं और जो कहते थे कि देश में सबसे पहला अधिकार मुस्लिमों का है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने किसी जाति और धर्म का अधिकार नहीं समझा, यहाँ अधिकार समझा है सबके साथ का, सबके विकास का, सबके विश्वास का, सबके प्रयास का। यहाँ अधिकार समझा है युवा का, यहाँ अधिकार समझा है महिला का, यहाँ अधिकार समझा अंतिम पायदान के व्यक्ति का। और सच्चाई में उस व्यक्ति को नेतृत्व देने का काम भी अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक है। उसी का असर है शेखर जी कि 2014 से लगातार देश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है दीपक जी, आपने बहुत मजबूती के साथ में अपनी बात रखी है। ठीक है, मैं आता आपके पास, वो तो रत्ना जी ने आपको एक विंडो दे दी। रत्ना जी थोड़ी देर से जुड़ी आज हमारे साथ इस चर्चा में, इसलिए रत्ना जी की जो बात है वो भी आपको कहीं ना कहीं आगे चलकर उसको क्रॉस करना होगा, तो मैं थोड़ा सा समय आपका उस जगह के लिए रोक के ले रहा हूं, क्योंकि बीजेपी को ही अपनी सत्ता, आप डिफेंडिंग चैंपियन आप ही हैं, चिंता ना करिए, फुटबॉल का मैच चल रहा है, डिफेंडिंग चैंपियन आप ही को होना है, इसलिए अपने गोल पोस्ट को बचाना आपका काम रहेगा। अब रत्ना जी देखिए आप कितनी तेजी से फॉरवर्ड लाइन पे आती हैं। रत्ना जी, अब आपके सामने दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह है कि देश और हिंदुओं को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी खम ठोकी है। शौर्या जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी हिंदुओं को भी बचाएगी और देश को भी बचाएगी। देश के लिए तो मुझे समझ में आता है भाई, पत्रकार के नाते, कि भाई इधर बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चाइना है, ये सब हमारे जो पड़ोसी हैं वो थोड़ा थोड़ा खलनायक की भूमिका में ज्यादा हैं, मित्रता वाले मोड में कमी रहते हैं। तो देश की बात तो समझ में आती है, वो कोई भी पार्टी कहे। अभी हम आप सब लोग हिंदू तो फिलहाल ठीक ही ठाक हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, अभी ऐसा कोई खतरा आया नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि हिंदू खतरे में है। लेकिन आपकी पार्टी ये कह रही है, गौतम जी ये कह रहे हैं कि भाई 50% सीटों से मामला कम पर जमेगा नहीं। तो अभी तो गांव बसना भी नहीं शुरू हुआ है, सीटों के तालमेल की लूट पहले से शुरू हो गई, तो ऐसे में कैसे चलेगा काम? अभी तो थोड़ा सा ये लग रहा था कि चीजें आगे बढ़ेंगी, थोड़ा इस बात का इल्म होगा कि भाई कैसे साथ में चला जा सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन यहां तो पहले ही दिन, पहली बैठक, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में
सीधे सीधे इस बात को रखा गया है कि वे आते हो तो ठीक, नहीं तो हम अकेले काफी। अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक। रत्ना जी अनम्यूट कर दीजिए माइक। आप सभी को नमस्कार के साथ में सबसे पहले आपकी पहले प्रश्न का जवाब दूंगी कि हिंदुओं को खतरा किससे है। हिंदुओं को खतरा तो आज हिंदुओं से है ना। क्यों कहा जा रहा है कि अगर मैंने पर्ची खोल दी तो मेरा पत्ता कट जाएगा। बहुत बड़े बाबा जी हैं वो, और नरेंद्र मोदी जी उन्हें अपना छोटा भाई कहते थे। कुछ ही महीने पहले की बात है। और रही बात बृजभूषण शरण सिंह जैसे बाहुबली जब कांपने लगे तो हिंदू खतरे में तो है। अब ये क्यों है, इसका जवाब दीपक सिंह जी ज्यादा जानते हैं। राम जी की कृपा से कलई खुल चुकी है। आगे बताती हूं कि हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन का उद्देश्य जनता के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना है। 2024 का लोकसभा हमारे सशक्त गठबंधन को प्रमाणित और स्थापित कर चुका है। तो मैं नहीं मानती कि इस बात में कहीं भी सच्चाई है कि गांव नहीं बसा। गांव तो फल फूल रहा है लोकसभा के परिणाम पर। अब आती है बात कि जब गांव बस चुका है, फल फूल भी रहा है, और हम गांव में एक नई टाउनशिप के रूप में आना चाहते हैं, तो अपनी अपनी हिस्सेदारी तो बढ़ाएंगे ना। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, अखिलेश जी इसे खुद स्वीकार करते हैं। तो इसमें अगर हमारी महत्वाकांक्षा कहिए या हमारी तैयारी कहिए या हमारा अपने संगठन पर विश्वास कहिए, तो है ना 50% का। हम प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। जो भी 24 के बाद से अगर हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ में पूरा स्टेट हम लाए हैं, अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है मेरे नेता राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से। तो हमें अपनी भागीदारी बढ़ाने की एक स्वाभाविक स्वतंत्रता है और उसका प्रयोग मेरे प्रभारी जी ने किया है। ये ऐसा कुछ नहीं कि हम चुनौती दे रहे हैं अखिलेश जी को या इससे कम पर बात ही नहीं होगी। बात तो यह है कि हम मार्जिन सेट कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम 50-50 पर क्यों नहीं आए। बात तो वहां से शुरू होगी, क्यों नहीं। और बात में लोकतंत्र तो बात करने से मैच्योरिटी दिखाता है। पर्ची नहीं चलती कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में। किसी को भी चुपचाप दबाया नहीं जाता, ईडी सीबीआई का डर दिखा के बिठाया नहीं जाता। हम लोकतंत्र पे विश्वास करने वाले लोग हैं। इसके आगे चलती हूँ तो गठबंधन का तो धर्म ही कहता है कि हम एक दूसरे का सम्मान स्वाभाविक रूप से करेंगे और भागीदारी भी अपने अपने तरीके से मांगने और कहने का बराबर स्थान देंगे। बस उतने स्थान की तो बात हो रही है, कहाँ कुछ गलत है। अब ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की एकजुटता मजबूती से इतना घबरा जाती है कि तुरंत आय तौबा करना शुरू कर देते हैं। इन्हें कुछ भी हजम ही नहीं होता कि विपक्ष में कुछ हमारी इंडिया गठबंधन की बैठक हो या हमारा कोई स्टेटमेंट हो या हाय तौबा मचाने लगते हैं। उत्तर प्रदेश खिसक चुका है हाथ से। आरएसएस और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद की आपस की तिगड़ी और राम जी की माया लाए थे, उनको तो भगाएंगे भी राम जी ही, क्योंकि अत्याचार तो राम जी नहीं बर्दाश्त करते। वो सत्य, निष्पक्ष और मर्यादा पारदर्शिता के प्रतीक हैं। पारदर्शिता है नहीं तो अब इनके पास कुछ बच नहीं रहा सिर्फ ये कहने कि अखिलेश जी को हमने कुछ उल्टा कह दिया, कल को कहेंगे अखिलेश जी ने प्रभारी जी गौतम जी को कुछ कह दिया। ये ऐसी कानाफूसी जो सास ननद वाली होती है आप वही करेंगे। चुनाव तक करते ही रहेंगे ये सास ननद वाली खुरपेच, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बात तो जनता के मुद्दों की होनी चाहिए, वो तो कहीं नहीं दिख रहा है मुझे बीजेपी के फ्रंट पर। इतना बड़ा डकैती हुई है, अयोध्या में महापाप हुआ है, मुख्यमंत्री आम खा रहा है, बड़े बड़े खूबसूरत फोटो खिंचा रहा है। ये क्या है? 1.5 महीना हो गया प्रधानमंत्री जी का ट्वीट कहीं ढूंढे नहीं मिल रहा है। या तो आरएसएस का डर है या सब अपनी अपनी भूमिका से भाग रहे हैं, क्योंकि चोरी तो हुई है तो वो छुप रही ही नहीं है। और डर तो सबसे ज्यादा इन्हें खुद को है। और मुझे तो चंपत राय जी की हवाई यात्रा पर सबसे ज्यादा डर है कि वो कहीं हवाई यात्रा ना करें। इतिहास बताता है कि हवाई यात्रा बीजेपी से मोल लेने के बाद कैसी होती है। ठीक है रत्ना तो जी, ये अपने ऊपर देखना। ठीक है, आपने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया है और अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी के साथ में आपने जो जिस झूले पे झूलने के लिए तैयारी की है उसको बहुत अच्छी तरीके से कांग्रेस का पक्ष रखते हुए आपने आगे बढ़ाई है अपनी बात को।
लेकिन जो पर्ची की बात कही, मैं एक दिलचस्प बात अपने दर्शकों के लिए बता रहा हूं, आप सब लोगों को भी। मेरे रिजवी साहब बैठे हैं, दिनेश जी हैं, पत्रकार हैं, कुछ चीज़ें हम लोगों को पता होती हैं। एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब वो बीमार थे, नेताजी उनकी सेवा में थे, नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी, और उन मुख्यमंत्री साहब ने नेताजी को एक पर्ची पकड़ाई थी। उस पर्ची में उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था है, किस सीट पर कहां कैसे क्या, जो पूरा गणित है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, वो नेताजी ने जब पाया उनसे, उसको पढ़ा और उसके बाद उसको, उस पेपर को ही नष्ट कर दिया, सारी चीजें अपने दिमाग में रखी। और उसके बाद आप ये मान लीजिए कि जब तक शिवपाल जी और मुलायम सिंह जी दोनों लोग रहे, उस पर्ची का कमाल था कि किस सीट पर कहां कौन से किस बिरादरी को कैसे टिकट देना है, ये समाजवादी पार्टी से बेहतर उनके जीते जी कोई जान नहीं पाया। उस चीज का, वो पर्ची बहुत बड़ी अपनी तरीके की थाती थी, उनके हाथ में उस समय थमाई गई थी। खैर, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रिजवी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि 2014 ऑनवर्ड्स एक्सपेरिमेंट्स कई तरीके के हुए। 17 का विधानसभा चुनाव आया तो कांग्रेस और सपा का एक गठबंधन हमने देखा, 19 आया तो सपा बसपा को हमने देखा, फिर उसके बाद जो 22 का चुनाव था उसमें हमने अलग तरीके की चीजें देखी। 24 में आते आते पीडीए, एक समाजवादी पार्टी की तरफ से, और उधर जो राहुल गांधी की यात्रा वगैरह निकल रही थी, उन चीजों को देखते हुए कांग्रेस का जो अपना पूरा स्टैंड था, उन सारी चीजों का एक इंपैक्ट तो पड़ा, खासतौर से उत्तर प्रदेश से। तो उस लिहाज से आपको लगता है कि 2027 का जो चुनाव है उसमें सपा और कांग्रेस, और शौर्या जी तो कह रही हैं कि हम चाहते हैं कि बीएसपी भी साथ में आ जाए, तो आपको लगता है कि ये कॉम्बिनेशन बन पाएगा, या इतना आसान है कि इस तरीके की स्थितियां बने कि बीजेपी इस गठबंधन से परेशान हो जाए? रिजवी साहब, मेरा सवाल आपसे है। जी बताइए। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि 2014 के बाद हमने कई तरह के गठबंधन उत्तर प्रदेश में देखे, कई एक्सपेरिमेंट देखे। अभी जो बात चल रही है कि कांग्रेस और सपा के बीच 50-50 सीटें परसेंट में आनी चाहिए, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा गया। बसपा के साथ में भी देखा, कांग्रेस के साथ में भी देखा, पीडीए का फॉर्मूला, संविधान बचाओ यात्रा वगैरह वगैरह। तो इन सब चीजों का इंपैक्ट आपको लग रहा है कि 27 में जैसा ये पार्टियां सोच रही हैं, वो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होने जा रहा है, और खुद ये दोनों पार्टियां इस तरीके की गलबैयां कर पाएंगी जिससे एक रास्ता बन सके सीटों के बंटवारे पे? देखिए शेखर जी, कांग्रेस ने आज 50-50 कह करके भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत कर दिया है उन्होंने, और आज के दिनाज में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है। इसलिए विपक्ष को बहुत समझदारी से चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को डिगा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। आज गौतम जी ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से जीवन दान दे दिया, क्योंकि 50-50 होना नहीं है, इसमें बहस चलेगी, लड़ाई चलेगी, झगड़ा करेगी। हमारी कांग्रेस की हमारी बहन बैठी हैं, मैं इनके सहारे से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो कांग्रेस का कार्यालय है प्रदेश का, उसको वहाँ से हटाइए। वो बहुत मनहूस कार्यालय है। जब कार्यालय जो है कैसरबाग कोतवाली के सामने था, तब सरकार बराबर कांग्रेस की रहती थी। एक तो इतने गली में वो ऑफिस है प्रदेश का कि अगर कोई प्रदेश का लीडर आ जाए तो गाड़ी खड़ी होगी जाके हजरतगंज के अंदर, कहीं खड़ी होगी किनारे, कोई पार्किंग का व्यवस्था नहीं है। और प्रदेश कार्यकारिणी का दफ्तर है, तो भी दफ्तर अब ले जाएं गोमती नगर में, क्योंकि गोमती नगर के अंदर विधानसभा बनने की रूपरेखा चल रही है, तो वहां से हटाओ तो हो सकता है कुछ मनहूसियत खत्म हो जाए कांग्रेस की। पहला। दूसरा जो है, ये एक वो किया है कि राजेंद्र पाल गौतम को ला करके, क्योंकि कांग्रेस के जो मूल वोटर थे ब्राह्मण, तो उनके बड़े लीडर थे, प्रधानमंत्री ब्राह्मण थे, तो ये दलित भाई और मुसलमानों को जोड़ते थे। तो दलित और मुसलमान जब इनसे छिटका तो दलित चला गया मायावती की तरफ और समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया मुसलमान। ये दोनों अगर कांग्रेस के साथ जुटेगा तब तो कांग्रेस अपने को समझे कि उत्तर प्रदेश में मजबूत हो सकती है। अगर नहीं तो यही कांग्रेस सोच के जो है गौतम जी को लाई है
कि भाई ऐसा है कि दलित का चेहरा दिखाएंगे और दलित का वोट लेंगे। और हमारे सुनने में तो शेखर जी ये भी आ रहा है कि शायद किसी मुसलमान को प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे हैं, शायद इमरान मसूद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन मुसलमान जब भी प्रदेश का अध्यक्ष बना है, चाहे मोहसिना किदवई बनी हो प्रदेश कार्यकारिणी की अध्यक्ष, चाहे सलमान खुर्शीद बने हों, कभी कांग्रेस उबर नहीं पाई है। तो ये उनको सोचना है। दूसरे जो है जो अगर देखिए समाजवादी पार्टी, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है उसने मजबूती से काम किया है। जमीनी हकीकत पे पीडीए से काम किया, एसआईआर का मामला आया तो उस पर उसमें काम किया। कांग्रेस ने भी किया होगा ऐसा नहीं है, लेकिन मुखर होकर समाजवादी पार्टी ने किया है। अब आधा सीट आप मांगेंगे, कहूँ अखिलेश यादव इनको आधा सीट दे देंगे भाई, ऐसी चीज कहनी भी नहीं चाहिए। इतने बड़े लीडर हैं गौतम जी, उनको कहना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाँ भाई सम्मानजनक सीट मिलेगी, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा जो है बीच में तारतम्य होगा और अच्छे तरीके से सीटें मिलेंगी और सीट लेंगे। ये कह के भारतीय जनता पार्टी को हल्का से मजबूत कर दिया, क्योंकि इसमें फिर झगड़ा चलेगा कि नहीं 50% नहीं और इतना नहीं, तब भाई बीजेपी कहेगी कि देखो विपक्ष वाले झगड़ा लड़ रहे हैं, क्या समझे, अभी नोची नचौवल हो रहा है, सरकार बनेगी तो कितना नोची नचौवल होगा। तो ये जरा से कहना जो है वो ठीक नहीं था कि मतलब जो है 50% सीट। कांग्रेस को भी बड़ी मेहनत करनी है और उत्तर प्रदेश में अभी जमीनी हकीकत पे आप समझिए जमीनी कार्यकर्ता उनके मजबूत नहीं है, न तैयार हो पाए हैं। जिले के अध्यक्ष अभी उनके अच्छे तरीके से घोषणा कर देना अलग चीज है, और अध्यक्ष का जिले में काम करना, विधानसभा में काम करना अलग चीज है। ये समाजवादी पार्टी भी अपनी जो है मजबूती से काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी तो 2014 से मजबूती जमीनी हकीकत पे काम कर ही रही है। वो तो 24 घंटा चुनाव मूड में रहती है। ठीक है रिजवी साहब, आपने बहुत ही सधे हुए अंदाज में हर पार्टी का अपना एक जो सिनेरियो है जिसको कहा जाए कि आईना दिखाने का काम किया है। दिनेश जी, मैं आपसे दिनेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल जी। रिजवी साहब ने जो बात कही उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। रिजवी साहब की बात से एक जो पॉइंट आउट हो रही है चीज, वो ये कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये क्षेत्रीय दलों के लिए कई बार ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जिसमें उनका जो परंपरागत वोट बैंक है वो अगर इनसे वापस जाकर के कहीं चिपक गया तो छुटाना बड़ा मुश्किल होता है। क्षेत्रीय पार्टियों के लिए वो अस्तित्व की बात आ जाती है। तो उस लिहाज से जो बात अभी रिजवी साहब ने कही कि ब्राह्मण और दलित और मुस्लिम, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन अगर कांग्रेस उभरती है तो जाहिर सी बात है कि ये जो जातीय समीकरण या जो धार्मिक समीकरण है इसको कांग्रेस मैग्नेट की तरीके से अपनी तरफ खींच लेगी। तो ऐसी स्थिति में चाहे सपा हो और चाहे बसपा हो, इनके सामने सर्वाइवल का संकट होगा। तो ये ऐसा होने देंगे क्या? जी, पहले तो ये बात सामने हो कि कांग्रेस के पास कौन सा ट्रेडिशनल वोट बचा है जिसके आधार पर वो केंद्र से लेके और राज्यों में अपनी सरकार बना ले। कांग्रेस तो सिमट चुकी है, केरल बचा है, हिमाचल बचा है और कर्नाटक बचा आपके पास में। आप उत्तर प्रदेश के अंदर ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का विपक्ष के रूप में एक प्रभुत्व कायम है। क्या समाजवादी पार्टी इनको बराबर का दर्जा दे पाएगी? वो समय कुछ और था जब एक समय मुलायम सिंह यादव राजीव गांधी के सामने गिड़गिड़ाते थे कि उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार को आप समर्थन दीजिएगा, और मिला था समर्थन। आज एक समय वो है कि जब कांग्रेस कह रही है कि हमको 50% दीजिएगा, और समाजवादी पार्टी के ऊपर कोई असर है नहीं इस बात का। मुझे तो नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के समीकरण इस हद तक चेंज होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ये दोनों के दोनों दल एक साथ आएंगे। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है शेखर, इसमें बहुजन समाज पार्टी कहाँ है? क्या पीडीए में है? क्या वो कांग्रेस के साथ है? और भारतीय जनता पार्टी एक कोई कमजोर दल नहीं है, उसको लोग भले ही अभी अंडर एस्टिमेट कर रहे हों क्योंकि उसकी एक सीट है यहाँ पर। लेकिन मैं एक बात आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता उन्होंने बोला और जो कांग्रेस की प्रवक्ता उन्होंने बोला, तो दोनों को दोनों बताएं कि क्या इन दोनों के साथ मायावती है कि नहीं। और गौतम साहब जो अभी नए नए प्रभारी बने हैं,
वो कह रहे हैं कि मैं उनसे पारिवारिक रूप से जुड़ा हूं। तो राजनीति परिवार से अगर चलती तो शिवपाल सिंह यादव अलग थलग नहीं पड़ते और अखिलेश यादव अलग थलग नहीं पड़ते। अगर ऐसा ही होता तो कांग्रेस के अंदर भारी विभाजन नहीं होता। याद करिए, दो युवक उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे थे, जिसमें एक का नाम अखिलेश यादव और एक का नाम राहुल गांधी। लास्ट मोमेंट पर एक बहुत बड़ा एक सीन सामने आया कि 6,800 रुपए खटाखट 1 जुलाई को बोला गया 2024 को कि खटाखट 6,800 रुपए खाते में आएंगे और 2 जुलाई की सवेरे सब लोग अपना खाता चेक कर लीजिएगा। अब इतना बड़ा लालच, इतना बड़ा भरोसा अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी दे रही है तो हो सकता है मैं भी उस चक्कर में आ जाऊं, क्योंकि पैसे की जरूरत तो मुझे भी है। लेकिन एक बहुत बड़ा वोट बैंक इस चपेट में आया और उसका फायदा ज्यादातर समाजवादी पार्टी ने उठाया। समाजवादी पार्टी इस लेवल पे, इस स्तर पर नहीं थी। ये वोट था, बहुत सारी संख्या में लोग कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, महिलाएं पहुंची कि हमें पैसा दो। अब एक सवाल ये है कि ठीक है, आपके 3 राज्यों में सरकारें हैं, कर्नाटक में सरकार आपकी सरकार हिमाचल में है, आपकी सरकार जो है क्या नाम है एक और केरल के अंदर है। कम से कम 6,800 रुपए का जो आपने लालच दिया था उसका प्रयोग इन्हीं राज्यों में कर लीजिएगा। अगर वो प्रयोग 6,800 रुपए आप लोगों को देना शुरू कर दें तो हम कुछ समझेंगे कि हाँ, उत्तर प्रदेश का सीन बिल्कुल बदलने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको करके दिखाया है। उसने चाहे वो अन्न जो उनका वो था राशन वाला मामला था, चाहे किसानों को पैसा देने वाला मामला था, गरीबों के खाते में पैसा भेजने वाला मामला था, बीजेपी ने तो उसको करके दिखाया। ठीक है दिनेश जी, आपने जो बात कही उससे एक बात तो ये समझ में आ रही कि फ्रीबीज का मामला जो है वो सिर चढ़ करके उत्तर प्रदेश के लोगों के उस पर बोल रहा है। दीपक जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपने अपनी व्यस्तता जरूर बताइए, लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप रुकें। शौर्य जी, मैं एक राउंड करके शौर्य जी और रत्ना जी से, फिर मैं दीपक जी आपके पास आऊंगा। शौर्य जी, मुझे यह बताएं कि जो बात सामने आ रही है, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स जो पत्रकार और पैनलिस्ट एनालिस्ट के रूप में हैं, रिजवी साहब, उन्होंने जो बातें उठाई हैं, क्या उससे सपा इत्तेफाक रखती है? क्योंकि उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो आपको 10 में से 8 नंबर दे रहे हैं और कांग्रेस को 10 में से 5 ही नंबर दे रहे हैं या 4 ही दे रहे हैं। तो ये जिस तरीके की स्थिति है, क्या सपा समझ रही है या नहीं समझ रही है इस चीज को? जी, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रही है। और दूसरी चीज जो अभी आपने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला, फ्रीबीज। जनता को अब फ्रीबीज नहीं चाहिए। जो हमारा यंग जनरेशन है, जो पेपर लीक की परेशानी से त्रस्त है और जो हमारे मेडिकल फैसिलिटीज इस समय है, खाली कहीं किसी विभाग, मैं ये कहती हूँ आज लखनऊ में आग लगी, एक कोचिंग के अंदर आग लगी और उसका परिणाम ये हुआ, इन्होंने बाकी कुछ कोचिंग्स को सील किया। उसके बाद होटल में आग लगी। आप आज निकाल के देख लीजिए कितने होटल्स का और कितने कोचिंग सेंटर्स के पास जो हैं वो फायर के जो बोलते हैं सर्टिफिकेशन, वो है उनके पास, नहीं आपको मिलेंगे। उसके बाद आज जनता को फ्रीबीज नहीं चाहिए। जनता आपके फ्रीबीज के लिए यहाँ नहीं बैठी है। जनता को न्याय चाहिए। जनता को अपना जो है, मैं कहती हूँ, जो आज जनता की क्वेश्चनिंग है कि 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो धोखा दिया है जनता को, जो जनता के सामने जो झूठे वादे रखे हैं, उसका जवाब चाहिए जनता को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई भी क्वेश्चनिंग आप इनसे करेंगे, ये आपको दोबारा से आपको क्वेश्चन के कटघरे में खड़ा कर देंगे, लेकिन ये आपको उसका आंसर बिल्कुल नहीं देंगे। आप इनसे पूछोगे ये आपने क्यों किया, वो बोलेंगे आपकी सरकार में ये क्यों नहीं हुआ। वो ये जवाब देने में सक्षम नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया। सवाल के ऊपर सवाल हैं लेकिन उसके जवाब नहीं है। रत्ना जी ने अपने जवाब, जाहिर सी बात है कि हमारे दोनों पैनलिस्ट के लिए तैयार करके रखे होंगे। रत्ना जी, मेहनत तो करनी है कांग्रेस को, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ईमानदारी अपनी बात ये कही है हमारे पैनलिस्ट ने, लेकिन ये ठीक है कि कांग्रेस हौसला दिखाती है। आप जैसे प्रवक्ता हैं जो पूरे दमखम के साथ राष्ट्रीय चैनलों पर अपनी बात रख रहे हैं और कांग्रेस को कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ने देते हैं। और शायद इसी वजह से शौर्या जी भी इस बात को महसूस करें कि नहीं, कांग्रेस हमारे साथ में है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अपनी जगह, लेकिन कम से कम डिबेट के मौके पे ऐसी कोई स्थिति नहीं बननी चाहिए। इसका प्रिकॉशन वो भी ले रही हैं। नहीं, मैंने आपको ये बात बोली है।
सर आप ये मत करिए, मैंने आपको ये बात पहले भी बोली है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से 24 में हमने इलेक्शंस लड़े हैं और ग्राउंड रियलिटी पे दोनों लोगों के कार्यकर्ताओं ने मिल करके इलेक्शंस लड़े, और आज मैं आपको ग्राउंड रियलिटी की सच्चाई बताती हूँ। हमारे कार्यालय पे भी कांग्रेस के लोग आते हैं, कांग्रेस के कार्यालय पे भी हमारे लोग जाते हैं और बहुत अच्छी बॉन्डिंग और सराउंडिंग हो चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी और अन्य बाकी जो दल हैं जिनको ये हजम नहीं होता है, तो ये लोग कुछ ना ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि अच्छा इन लोगों में अलगाव हो। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नहीं, ठीक है शौर्य जी, आपने जो बात की उसी बात को मैं आगे बढ़ा करके और रत्ना जी के पास जा रहा हूं। ऐसा होता है कि हम पत्रकार ये देखते हैं कि किसकी गाड़ी किसके दफ्तर में रुकी, कई बार दूसरे की गाड़ी में मेरी गाड़ी में बैठ करके शौर्या जी हो सकता है रत्ना पांडे जी के ऑफिस में चली जाए, तो ये होता है, हम जानते हैं, लेकिन इसको हम खबर के रूप में, ब्रेकिंग के रूप में भी चलाते हैं। तो जो गौतम साहब गए थे मायावती जी से मिलने, एक तो वो ओपन सीक्रेट था और उसके बाद पहुंच गए वो कांग्रेस में, तो इस लिहाज से कांग्रेस अंदर अंदर कुछ तो कर रही है, तो ऐसा समझा जा सकता है। उन्होंने अपनी तरफ से अपनी बात भी रख दी है, लेकिन बसपा आप दोनों लोगों के साथ में है या नहीं, ये मैं रत्नाई जी के ऊपर छोड़ देता हूं कि रत्नाई जी इस चीज को ऐड कर दें। आप जी, सबसे पहले तो मैं रिजवी साहब को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने 2 टोटके बताए हैं और मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक ये दोनों टोटके भेजूंगी। हो सकता है अगर हुए तो सबके लिए आशातीत परिणाम आएगा। दिनेश भाई साहब ने बहुत जरूरी बात कही कि कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से मजबूत होने की जरूरत है और हमें ये सोचना होगा कि हमारा ट्रेडिशनल वोटर दोबारा हम पर वापस कैसे आता है, और अगर आता है तो हम उसको कैसे इंटैक्ट रखते हैं। दूसरी बात रेवड़ी कल्चर की बात की कि हमें कर्नाटका का फंड लाकर डाइवर्ट करना चाहिए, दिखाना चाहिए। मैं एग्जैक्टली एक ऑन रिकॉर्ड सिचुएशन बताती हूँ जहां बीजेपी दे रही है, क्या सिर्फ रेवड़ी से जीत रहे हैं? फिर तो एसआईआर और वोट चोरी कहां जाएगी? अभी वो संसद में सारा का सारा टीएमसी तोड़ी क्यों गई? क्योंकि परिसीमन लाना है, असम का खेला खेलना है, अपनी मनचाही परिसीमन करनी है। मेरे कंसोलिडेट वोट को इतनी ज्यादा कंस्टिट्यूएंसीज में बांट देना है कि निर्णायक वोट हमें मिले ही ना। तो इनकी तो दूसरी थ्योरी ही चलती है। ये जीतते कैसे हैं? जनादेश पे नहीं जीत रहे, ज्ञानेश गुप्ता वोट फैक्ट्री से जीत रहे हैं और यहां पर भी लगाई जाएगी। निसंदेह रेवड़ी आ रही होगी। अभी जैसे अगर पहले तो ये तय कर लें कि इन्हें अभी इलेक्शन का अर्ली इलेक्शंस में जाना है, या बहुत उम्मीद है 1 नेशन 1 इलेक्शन 29 तक खींचेंगे क्योंकि राम मंदिर गले की हड्डी बन चुका है। तो दोनों संभावनाओं में हमारे पास संगठन की मजबूती निरंतर बढ़ाई जा रही है और निसंदेह आप सभी लोग की राय के अनुकूल हमें भी आइडिया है कि हमें किस किस फ्रंट पर अपने को मजबूत करना है। कांग्रेस मजबूत कर रही है लगातार और लगातार हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, पब्लिक ओपिनियंस बढ़ रहे हैं, पब्लिक सपोर्ट बढ़ रहा है और उसका एक मेजर फैक्टर नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जो कहते थे कि मोदी और योगी उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी, तो टोटल फ्लॉप और फ्रॉड सिद्ध हुए। ना तो पेपर लीक रुका, ना तो इनसे महिला अपराध रुका, ना तो कानून व्यवस्था सुधरी, ना स्वास्थ्य सुधरा। स्वास्थ्य की स्थिति तो यह है कि कुत्ते रखवाली करते हैं मरीजों की और चूहे तीमारदारी करते हैं, और महिला अपराध में मुख्यमंत्री आवास के पास बलात्कार होता है। जवाब तो देना पड़ेगा। ये भटका क्यों रहे हैं? इन्हें हमारी चिंता इसलिए बहुत ज्यादा हो गई क्योंकि इन्हें भटकाना है, मुद्दों पे जवाब नहीं देंगे। और हम और समाजवादी पार्टी मजबूती से बार बार इन्हें जनता के मुद्दों पर लाकर खड़ा करने का काम करेंगे और पूरी तरीके से जनता मन बना चुकी है। 10 साल का कुशासन योगी जी का अब इसके आगे रिपीट नहीं है। ठीक है दीपक जी, आपके लिए अब जवाब देने के कई सवाल पहले ही प्रवक्ताओं ने तैयार कर दिए हैं। मैं सिर्फ इतने आपसे जोड़ूंगा अपना सवाल कि जो स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, उसमें यह बात तो है कि 24 में एक झटका लगा है और जो झटका उत्तर प्रदेश से लगा वो केंद्र तक महसूस किया जा रहा है। इसमें ये तो आंकड़े हैं सीधे सीधे, इसमें कहीं किसी को कोई दो मत नहीं है। तो उस लिहाज से एक फॉर्मूला तो यहां उत्तर प्रदेश में काम कर गया, 10 साल के बाद ही सही, लेकिन वो काम कर गया। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि मतलब बीजेपी, अभी आप बंगाल से लौटे हैं, पुराना अनुभव भी है, तो उस लिहाज से मैंने कई बार ये कई चुनाव में देखा है कि आपकी तरफ से कोई ना कोई
सामने वाली पार्टी का प्रवक्ता या कोई ना कोई बड़ा नेता इस तरीके का बयान देता है कि उस पार्टी का अपने ही आप में एक घेरा बन जाता है और उससे पार नहीं पा पाती, उस बयान के पार नहीं जा पाती। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा बहुत ईमानदारी से, हालांकि उसका जवाब मुझे पता है सभी को कि आएगा नहीं सही से, लेकिन राजेंद्र जी जो बीएसपी से बहन जी से जाकर के मिलते हैं, मिलने के बाद वापस अपने कांग्रेस में उनका प्रमोशन होता है, उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखते हैं, तो मुझे कभी कभी एक महक सी आती है कि पता नहीं वो आपकी तरफ से बोल रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं। देखिए शेखर जी, आपने जो सवाल किया, भारतीय जनता पार्टी तो अपने संगठन के अनुसार, विकास की योजनाओं के अनुसार और उसके हिसाब से ही बोलती है और उसके हिसाब से ही कार्य करती है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगने की बात कर देता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष नहीं। दूसरी बात, अभी तक तो बात चर्चा में हमने दोनों बहनों को भी सुना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहन को भी सुना, कांग्रेस प्रवक्ता बहन को भी सुना। ये जिस प्रकार की बात इन्होंने अभी करी है, ये चुनाव के 2014 के बाद 17 में भी करी थी, 2022 में भी करी थी, 2019 में भी करी थी, और उसका परिणाम क्या था? नहीं, 24 में भी करी राज्यों में भी 24 में भी, वो चौरा जी ने कहा कि आप सवाल पे सवाल लगाते हैं, वो 24 में भी करी और 24 में मामला खिसका दिया उन्होंने जमीन। आप देखें 40-42 सीटें कम नहीं होती भैया, 80 ही है। जवाब दे रहा हूं मैं, 24 का जवाब दे रहा हूं शेखर जी। 24 में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, मगर हाँ, जिस प्रकार से लोगों को झूठ बोल करके संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर लोगों को डाइवर्ट किया गया, वो डाइवर्टेशन हमेशा नहीं चल पाएगा। उस 24 के बाद तो बहुत सारे चुनाव उत्तर प्रदेश में भी हो गए, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे चुनाव हो गए, कई राज्यों में चुनाव हो गए, उसके बाद के परिणाम हमने भी देखे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस प्रकार से जो लोग आज ये बात करते हैं कि ये विकास से दूर भागे करके क्या दिया, ये जनता जानती है। और जनता इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि वह गरीब व्यक्ति जिसके सर पर छत नहीं थी, उसको आवास की योजना से जोड़ करके उसके सर पर छत देने का काम किया, तो वो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा? जिसको अच्छी सड़क की कनेक्टिविटी दी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं जाएगा? एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, तो वो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा? हर घर तक राशन की योजना पहुंचाने का काम किया, वो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा? शेखर जी, मैं बहुत प्रैक्टिकल से साथ एक व्यक्तिगत उदाहरण आपके साथ 10 सेकंड में शेयर करना चाहता हूं। हमेशा से हमने देखा था कि बहुत सारे गरीब परिवार के लोग होते थे, मगर कहीं ना कहीं वो लोग जब इलाज कराने जाते थे, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कराने जाते थे, तो उनकी अपनी जमीनें बेचनी पड़ जाती थी, अपने परिवारों के घर मकान बेचने पड़ जाते थे, उसके बावजूद भी वो उनको नहीं बचा पाते थे। और सरकार के उसी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से वो मुनिसिपल इलाज कराते हैं और अपने व्यक्ति को बचाने का काम करते हैं, उनकी जमीनें भी नहीं बेची जाती थी। हमने वही समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में देखा था, वही अपराधी माफिया के लोग जमीन कब्जाते थे, आज वहां पर जांच सेंटर बन रहे, लोगों को आवास बन रहे। तो ये जो परिवर्तन है ना, ये बदलता प्रदेश है। हमारी बहन जी ने कहा कि कानून व्यवस्था नहीं है, फ्री की टॉलरेंसी है। भाई, फ्री की टॉलरेंसी किसने शुरू करी थी? कौन महिलाओं और लड़कियों को साइकिल बांटने की बात कर रहा था? कौन लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात कर रहा था? ये कहां चले गए वो सारे जुमले, कहां चले गए वो सब झूठे वादे? तो देखिए, जनता बहुत सजग है शेखर भाई, इस बातों को सबको समझती है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो लोग सत्ता में अभी तक रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, उन्होंने हमेशा से जनता की मूलभूत सुविधाएं, उनके घर का निर्माण, सड़क की सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा, शिक्षा की व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं से उसको दूर रखने का काम किया। अगर आज किसी ने उनसे व्यवस्थाओं को जोड़ने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसीलिए वह जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। दीपक जी, आपने अपनी बात रखी, मैं अब आखिरी हिस्से में आ गया हूं चर्चा के। मैं थोड़ा जल्दी से सबके पास एक बात जाना चाहूंगा। रक्षा जी, आप अपना पॉइंट रख दें, आ रहा हूं मैं, आप जवाब दीजिएगा, बस आप रुकिए जरा, एक राउंड ले लेते हैं। बताना चाहती हूँ कि इन्होंने बताया जनता क्यों नहीं जाएगी इनके साथ, भारतीय जनता पार्टी के। मैं बताती हूँ जनता क्यों जाएगी। आपने 10,000 स्कूल बंद किए, जनता आपके साथ क्यों जाएगी? कोडीन सिरप से उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश भर के बच्चों की मौत हुई, जनता आपके साथ क्यों जाएगी? राम मंदिर का रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावे की आपने डकैती कर डाली, जनता आपके साथ क्यों जाएगी?
और बताइए, महिला अपराध में आप नंबर 1 उत्तर प्रदेश को बना चुके, जनता आपके साथ क्यों जाएगी? बीफ, गाय के तो बहुत बड़े पुजारी बनते हैं ना, बीफ एक्सपोर्ट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जनता आपके साथ क्यों जाएगी? ठीक है रत्ना जी, मैं शौर्य जी को भी कुछ मौका शौर्य जी के लिए भी छोड़ दीजिए। ठीक है आ रहा हूं दीपक जी, आप ही को जवाब देना है इसका। शौर्य जी का भी सवाल ले लेते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट शौर्य जी। दीपक जी आ रहा हूं। शेखर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया जिसमें इन्होंने ये बोला कि इन्होंने संविधान और सारी चीजों को करके लोगों को बेवकूफ बनाया। आपको मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप इतनी बड़ी जनसंख्या को मूर्ख समझते हैं, पढ़ा लिखा नहीं समझते हैं कि उनको कोई मूर्ख बना देगा? आपने नरेशन सेट किया कि दुनिया खतरे में है, देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है, और उन्हीं हिंदुओं के श्रद्धा के साथ आपने खिलवाड़ किया। आप भूमाफिया के इल्जाम लगाते हैं लखनऊ में, लखनऊ। ठीक है, सवाल पूरा नहीं हो पाएगा फिर। दीपक जी, 3-4 चीजें बड़ी हैं, नहीं 3-4 चीजें बड़ी हैं। दीपक जी सवाल तो सुन लीजिए, 2-3 चीजें बड़ी हैं। एक तो अयोध्या वाले मामले पे आपको घेरा जा रहा है, एक चीज। दूसरा, जो अब तक आपने अपना पब्लिक के बीच में परसेप्शन बनाया, उन्हीं चीजों को विपक्ष हाईलाइट करके आपको घेरने की कोशिश कर रहा है। आप अपना जवाब दे दें, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है आपके। तो शेखर जी, मैं बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। किसी भी प्रकार की घटना सरकार के अंदर होती है, उसमें किसी पार्टी का व्यक्ति शामिल हो, किसी दल का व्यक्ति शामिल हो, अगर कहीं किसी ने कोई अपराध किया है, अगर कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की गई है। तीसरी बात, हमने जनता तक अंतिम पायदान तक योजनाएं पहुंचाने का काम किया, हमने जनता की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ने का काम किया, हमने उनकी जनता की जरूरत तक पहुंचने का काम किया, उन्होंने किसी जनता से दूर रखा। आज इनको भगवान राम की याद आ रही है, जब कहां गए तो जो भगवान राम की ठीक है, मैं रिजवी साहब के पास जा रहा हूं। एक अब ठीक है दीपक जी, रिजवी साहब की बात ले लेते हैं, मेरे पास वरना समय बचेगा ही नहीं। रिजवी साहब, जिस तरीके से आप इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो, वो अभी भी मजबूती के साथ में इस बात पर लगे हैं कि नहीं, अगर हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, एक समझबूझ बन जाएगी, तो हम बीजेपी को फाइट दे सकते हैं, हम उनकी सरकार को हटा सकते हैं। आप दूसरी तरफ जो बीजेपी की कमियां हैं, वही इनकी ताकत है, जो बातचीत से समझ में आ रहा है। तो अपनी ताकत का नजारा क्या सरकार बनने के बाद ही पेश करना होता है, ऐसे मौकों पर जब 10-10 साल से आप बाहर हो सरकार में, या आपको लगता है कि कुछ और फॉर्मूला भी हो सकता है? देखिए, बीजेपी की कमियां बताना तो विपक्ष का काम है, और विपक्ष होता ही यही है कि जो सत्ता में जो है सरकार है, उस सरकार की खामियों को आम जनता के सामने रखे। ये प्रतिपक्ष का, विपक्ष का ये मूल वर्क है, मूल कार्य है, करना भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत स्थिति में अपना काम कर रही है, और अगर ये गठबंधन इन लोगों का ठीक से सुचारू रूप से नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को हिलाना मुश्किल होगा। बिहार में देखिए, कांग्रेस जो है तेजस्वी के साथ मिली, तेजस्वी को कबाड़ा कर दिया। अच्छी खासी जो है विपक्ष के लीडर थे, विपक्ष के लीडर बनने के लिए भी गणना तक पहुंचना भी जरा मुश्किल हो गया था। पश्चिम बंगाल में आप देखिए कि वहां कांग्रेस जो है अकेले चुनाव लड़ी, और कहना पड़ा राहुल को कि जो है वो क्या कहते हैं, जो ये जो नेता थे हैं, उन्होंने जो, अरे मुख्यमंत्री नाम मुझे याद नहीं आता, नाम लीजिए। नीतीश कुमार, टीएमसी की जो मुख्यमंत्री थी बंगाल के अंदर। अच्छा, ममता बनर्जी जी, ममता बनर्जी, हाँ, ममता बनर्जी को उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रही है, राहुल ने कहा। अब जाहिर सी बात है, जब वहां वो अकेले लड़े, अकेले लड़ने के बाद वहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो गई, तो ये उत्तर प्रदेश में 50% कह के क्या करना चाहते हैं? मतलब कांग्रेस क्या सोच के 50% कह रही? क्या राजेंद्र पाल जी अपरिपक्व लीडर हैं? और एक शेखर जी ये भी जान लीजिए, मायावती कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन, जहां तक मेरा अपना पर्सनल विचार है, वो गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ। ठीक है, मैं दिनेश जी के पास भी जाऊंगा। रिजवी साहब, आपने अपनी बात रखी। दिनेश जी, 30 सेकंड है, क्लोजिंग कमेंट आपका। नहीं, मैं इस पर क्या कमेंट, सवाल क्या है आपका? मैं ये समझना चाहूंगा कि आपको लगता है कि अगर कांग्रेस और सपा का गठबंधन होता है तो बीजेपी के लिए चुनौती होगी, और दूसरी चीज कि ये गठबंधन जो स्पिरिट है उससे हो भी पाएगा या नहीं?
ये गठबंधन तभी सफल होगा जब इस कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ में बसपा भी आएगी। ये मुश्किल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन ये गठबंधन नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इन इलेक्शन पर पश्चिम बंगाल के चुनाव का परिणाम का पूरी तरह से साया होगा। और साया इस तरह का होगा कि जो अभी तक बोल चुके हैं हम कि वोट मुसलमान जो है वो बीजेपी को तो नहीं देगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में बगैर मुसलमानों के टीएमसी आ गई। आप ये फार्मूले को नोट कर लीजिएगा, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, इन दोनों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। चलिए ठीक है दिनेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रत्ना जी, शौर्या जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक जी, रजा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की महत्ता है भारतीय राजनीति में, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के ही जाता है, उस लिहाज से उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आने से पहले ही जिस तरीके के खम ठोके जा रहे हैं, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, जिस तरीके के गठबंधन की बात हो रही है, गठबंधन में अपने स्टेक की बात हो रही है, निश्चित मानिए कि ये पार्टियां महसूस कर रही हैं कि बहुत कुछ उनका इस समय दांव पर लगा हुआ है। दांव पर भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत कुछ लगा हुआ है। कारण यह है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। 27 के बाद 29 सामने खड़ा है। उस लिहाज से उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 10 साल से योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी की सरकार को देखती आ रही है। वर्तमान में जिस तरीके की एक अयोध्या से खबर पनपी है, वो बीजेपी को बहुत ज्यादा परेशान भी कर रही है। लेकिन जिस तरीके का उसने हिंदू वोट बैंक इकट्ठा किया और उसके ऊपर अपनी जीत का आधार बना करके एक मजबूत किला बनाने की कोशिश की, क्या उसमें सेंध लगी है? यह 2027 का बहुत बड़ा चुनावी सवाल है। नमस्कार। हम तैयारी करें तो कितनी होगी? 806। तो सोचिए बीजेपी हराने के लिए डबल तैयारी चल रही है। और बराबर की भागीदारी हिस्सेदारी चाहिए, इससे काम पे कोई बात हम समझौता नहीं करेंगे। इंडी गठबंधन धोखा है। ये सत्ता के लोभ लालच में बना एक गठबंधन है और इनका कोई वैचारिक आधार नहीं है।